बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने सर्किट एनालिसिस वाले सिलसिले से आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स को फॉर्मली जो है वो स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में हम बेसिकली इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो स्टडी करेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि आज के इस लेक्चर में सबसे पहली बात कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे, यानी पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स में हमने जितने भी एलिमेंट्स देखे हैं उन एलिमेंट्स को हम देखेंगे, उनकी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक की बेस पर हम 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो इसलिए आज के टॉपिक में हमारे बेसिक जो है वो 2 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला है एटॉमिक स्ट्रक्चर और दूसरा है एनर्जी बैंड थ्योरी, और आप कैटेगराइजेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी जो है वो करेंगे। तो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड 2 बड़ी थ्योरीज़ जो थी वो 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुई। उसमें एक था बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, लेकिन वो हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड था, यानी ऐसे तमाम एलिमेंट्स के लिए वैलिड था जिसमें आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, लेकिन बाद में उसको जनरलाइज कर लिया गया। अब वैसे हमें पता है कि एटम क्या चीज़ है। आपको पता है कि जितना भी मैटर है वो मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है और मॉलिक्यूल जो है वो एटम से मिलके बने हुए हैं। ये और बात है कि एटम को आप मज़ीद आगे जो है वो सब पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब बोहर्स मॉडल की जो बेसिक बातें हैं उसमें यह है कि सबसे पहली बात कि एटम वो सबसे छोटा ज़र्रा है जो किसी भी केमिकल एलिमेंट की तमाम करैक्टरिस्टिक को रिटेन करता है। इट मीन्स अगर मेरे पास एक कॉपर की शीट है तो उसमें बिलियन ट्रिलियंस कॉपर के एटम्स मौजूद होंगे, लेकिन आप अगर उसमें से सिर्फ एक एटम को भी आइसोलेट कर लें तो वो एक एटम बिल्कुल वही वाली करैक्टरिस्टिक शो करेगा जो मेटल की एक पूरी शीट शो करती है। दूसरे नंबर पे किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उन तमाम एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब का स्ट्रक्चर सेम होता है। नंबर 3 कि एटम्स फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ जो है वो कंपोज्ड होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और न्यूट्रॉन जो कि एक न्यूट्रल पार्टिकल है। चौथे नंबर पे न्यूक्लियस एटम का सेंटर में एक बहुत ही स्मॉल लेकिन डेंस, इतना डेंस कि 99.99% ऑफ द मास ऑफ द एटम इज़ कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। तो इसका मतलब है न्यूक्लियस जो है वो नहायत ही डेंस पार्टिकल होगा, जिसका साइज़ तो ना होने के बराबर है एटम के साइज़ के मुकाबले में, और नॉर्मली जो यूज़ की जाती है कि 10⁵ टाइम, यानी 1,00,000 गुना जो है वो इसका साइज़ कम होता है एटम के साइज़ के मुकाबले में। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। अब न्यूट्रॉन जो है वो एक न्यूट्रल ज़र्रा है, तो इट मीन्स जो प्रोटॉन हैं जिनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज चार्ज होता है, तो इस वजह से न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। 5वें नंबर पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक द प्लैनेट्स रिवॉल्व द सन इन आवर सोलर सिस्टम। तो ये जो बोहर्स का मॉडल है इसका जो स्ट्रक्चर है वो विजुलाइज करना नहायत ही आसान है। इसमें आप देख रहे हैं कि सेंटर में न्यूक्लियस है, जैसे हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में बिल्कुल क्या है, सन मौजूद है, और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट शेल्स में रिवॉल्व कर रही हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ऐसी ही जो है वो विजुलाइजेशन हमें दे रहे हैं जैसे डिफरेंट प्लैनेट्स सोलर सिस्टम में सूरज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। अब एटम की कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। जो पीरियोडिक टेबल है एलिमेंट्स का, उसमें एटम्स को हमने अरेंज किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो अगर एक हमारे पास आइसोलेटेड एटम है तो वो न्यूट्रल है, इट मीन्स कि जितने उसके अंदर प्रोटॉन्स मौजूद होंगे उतने ही उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो उसके न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद है उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है और उसको Z से ज़ाहिर किया जाता है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन
इन द न्यूक्लियस ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम। तो जो भी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करते हैं, उन सब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आप न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद के बराबर होती है अगर एक आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम मौजूद हो। अब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो कर रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द। जब ये रिवॉल्व करते हैं तो जो इनका रास्ता होता है उसको ऑर्बिट कहा जाता है। तो इट मीन्स ईच इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स द न्यूक्लियस एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इसका मतलब है कि आपने ये नहीं देखना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने फासले के ऊपर मौजूद है। कोई जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कम फासले पे मौजूद होंगे, कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा फासले के ऊपर जो है मौजूद होंगे। दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस हैव लेस एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब वाले ऑर्बिट में हैं उनकी एनर्जी कम होगी। ओनली डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आर अलाउड फॉर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन अपनी मर्ज़ी के हर ऑर्बिट के अंदर नहीं घूम सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स के अंदर, उन एनर्जी लेवल्स के अंदर रिवॉल्व कर सकता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो कि MV/r कैपिटल L से जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो किसके बराबर होगा, NH/2π। और n का मतलब है शेल का नंबर, यानी कौन से शेल में वो मौजूद है। अब ईच ऑर्बिट इज़ करेक्टराइज्ड बाय अ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल एंड इज़ कॉल्ड अ शेल। ठीक है, तो इसका मतलब है जो एनर्जी लेवल्स होंगे, अब उनको एनर्जी लेवल्स की बजाय हम जो है वो शेल भी कह सकते हैं। अब अगर आप शेल के नंबर की बात करें तो शेल के नंबर को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इट मीन्स जो कोई भी शेल है, फर्स्ट शेल है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 1 × h/2π के बराबर होना चाहिए। सेकंड शेल 2h/2π के बराबर वहाँ पर एंगुलर मोमेंटम होगा। किसी भी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है उसको कैपिटल N से ज़ाहिर किया जाता है और उसका फार्मूला है 2n²। n का मतलब है शेल नंबर। अगर आप पहले शेल की बात करेंगे तो आप n की जगह यहाँ पर 1 पुट कर दें। तो इस तरह से इसका मतलब है पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर सकते हैं मैक्सिमम। दूसरे शेल में आप n की वैल्यू 8 आएगी, तीसरे शेल में n की वैल्यू 18 एंड सो ऑन। इस तरह से आप जितने भी शेल्स हैं उसमें आप मैक्सिमम अलाउड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल हैव हाईएस्ट एनर्जी एंड आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हमने पहले पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब होंगे उनकी एनर्जी कम होगी, ओवरऑल एनर्जी, और जो न्यूक्लियस से दूर होंगे लाजमन उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो जो आउटर मोस्ट शेल में है उनकी एनर्जी हाईएस्ट होगी। अब अगर बहुत ज़्यादा दूर है न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जब फासला बढ़ता है तो कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि कूलम्ब फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। These are less tightly bound to the nucleus than the other electrons। तो इसका मतलब है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस की गिरफ्त होती है वो बहुत ही कम होती है। These electrons determine the electrical characteristic of the atom। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं करता, उसका जो पता चलना है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन से पता चलना है। तो इसलिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। आयोनाइजेशन क्या चीज़ होती है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर किसी एक्सटर्नल सोर्स से कुछ एनर्जी मिल जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की गिरफ्त से आज़ाद हो जाता है और एटम से अलग हो जाता है। तो इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहा जाता है, और इस प्रोसेस के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज़ इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये सब डिस्कशन हमने की बोहर्स मॉडल ऑफ एटम्स के ऊपर, और उसको विजुलाइज़ किया, और विजुलाइज़ करने के बाद हमने एक एटम के स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। अब उसी ज़माने में 1925 के राउंड अबाउट एक और मॉडल जिसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहा जाता है, उससे एटम की करैक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। वहाँ पर जो 2 बेसिक कंसेप्ट इस्तेमाल हुए वो हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। वेव पार्टिकल डुअलिटी के मुताबिक
जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में रिवॉल्व करता है तो वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करता, वो बल्कि एक वेव की तरह बिहेव करता है। तो इट मीन आप ये समझें कि एक वेव जो है वो न्यूक्लियस को सर्कल यानी उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रही है। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि ये नामुमकिन है हमारे लिए कि एक ही वक्त में आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को भी सही तरह से पहचान लें कि इलेक्ट्रॉन किस जगह पे मौजूद है, और साथ आप ये भी बता दें कि उसकी वेलोसिटी कितनी है। हम देखते हैं कि जो वेव होती है वो वेव लोकलाइज्ड नहीं होती, किसी एक जगह पे मौजूद नहीं होती। अगर लोकलाइज्ड नहीं है तो आप वेव को एक्चुअली में उसके ट्रेस से, उसके निशानात से जो वो छोड़ती है उससे पहचानते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहा जाएगा। तो यहाँ पर इस कंसेप्ट को यानी विजुलाइज करना नहायत ही मुश्किल है। अब इसमें मज़ीद ये है कि हमने वहाँ पर कहा एक एनर्जी लेवल जिसको शेल कहा, यहाँ पर शेल को मज़ीद छोटे छोटे रास्तों में डिवाइड किया गया है। शेल इज़ कम्पोज्ड ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी छोटे छोटे रास्ते हैं। हर ऑर्बिटल में ना 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। अब मैक्सिमम ऑर्बिटल इन अ शेल कैन बी अप टू 4। अब 4 तरह के ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। जो एस ऑर्बिटल है ये स्फेरिकल शेप का होता है और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं। जो पी ऑर्बिटल होता है इसकी 3 फर्दर सब ऑर्बिटल हैं, यानी पी एक्स यानी जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, पी वाई, इस तरह से पी जेड। तो हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल मिलके 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं पी ऑर्बिटल में, और इसकी शेप कुछ डम्बल शेप की होती है। डी ऑर्बिटल, डी में जो है वो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसकी 5 कन्फिग्रेशन होती हैं। जो डी की शेप है वो क्लोवर लीफ जैसी होती है, जैसे आप देखें 2 डम्बल जो है वो मौजूद हैं। और एफ ऑर्बिटल जिसकी कम्प्लेक्स शेप है, तो इसके 7 सब ऑर्बिटल्स होते हैं। तो टोटल मिला के ये आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैटर कर सकता है। अब इसका मतलब है कि जब आप इस मॉडल को इस्तेमाल करेंगे उस वक्त आप ये नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले शेल में मौजूद है या दूसरे शेल में मौजूद है। आप उस वक्त एक टर्म डिफाइन करते हैं मैथमेटिक्स में जिसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहा जाता है। तो आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करेंगे इंस्टेड ऑफ डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। यहाँ पर आप डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, आप प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है उसका एक कन्फिग्रेशन लिखी कि 1s2, इसका मतलब है पहले शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरे शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है 2s2 और 2p6, और उसके p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और उसके बाद लास्ट एक इलेक्ट्रॉन 3s1, तो वो थर्ड शेल के s ऑर्बिटल में मौजूद है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने ये देखा कि हमने अब इलेक्ट्रॉनिक्स में देखना है कि हम किसी मटेरियल को यूज़ करेंगे तो हम एक ही पीरियड में 3 अलग अलग एलिमेंट्स की बात करेंगे और हम उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। हम देखा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल के अंदर जो अंडरलाइंग शेल्स हैं और न्यूक्लियस मौजूद है, उन सब को मिला के आप एक नाम दे देंगे कि ये कोर है। इट मीन्स जब भी हम एटम को करेक्टराइज करना चाहेंगे तो हम उसके 2 पार्ट्स कंसिडर करेंगे, एक उसका वैलेंस शेल, एक उसका न्यूक्लियस और अंदर वाले जितने भी शेल्स मौजूद हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अब 3 डिफरेंट एलिमेंट्स जो कि एक ही पीरियड के अंदर मौजूद हैं पीरियोडिक टेबल में, उनको कंसिडर किया है। सोडियम, अब इसके न्यूक्लियस में देखें 11 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप न्यूक्लियस और पहले 2 शेल को ओवरऑल कंसिडर करें तो ये क्या बनती है, इसकी कोर। इसमें 11 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है और -10 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो 11e में से जब Ne माइनस होगा तो सिर्फ 1 प्रोटॉन का चार्ज यहाँ पर बाकी बचेगा। अब वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आप देख सकते हैं कि इस 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस की गिरफ्त है वो बहुत ही वीक है, क्योंकि सिर्फ एक ही प्रोटॉन इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन आपको पता है कि ये ग्रुप नंबर 7 का एलिमेंट है। इसके न्यूक्लियस में 17
प्रोटॉन्स मौजूद हैं। इट मीन्स पॉजिटिव 17e इसके न्यूक्लियस का चार्ज है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज 17 में से माइनस हो जाएगा। तो कोर में 7 प्रोटॉन्स जितना चार्ज इफेक्टिवली मौजूद है। इसका मतलब है हर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कोर के अंदर इफेक्टिवली 7 प्रोटॉन्स जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इट मीन्स हर इलेक्ट्रॉन्स पे 7 प्रोटॉन्स का गिरफ्त या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, इसलिए यहाँ पर हर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है। अब हम सिलिकॉन की एग्जांपल लेते हैं। ग्रुप नंबर 4 का एलिमेंट है, 14 इसका एटॉमिक नंबर है, तो न्यूक्लियस में 14e चार्ज है पॉजिटिव। पहले शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स माइनस हुए, तो कोर में इफेक्टिवली 4 प्रोटॉन जितना चार्ज मौजूद है। मीन्स हर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 4 प्रोटॉन जितना चार्ज न्यूक्लियस से या कोर से इफेक्टिवली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ना तो टाइटली बाउंड हैं इस जैसे, ना इसकी तरह लूजली बाउंड हैं, तो यहाँ पर हैं सेमी लूजली बाउंड। वैसे आप ये एक मैथमेटिक्स कर सकते हैं कि यहाँ पर हर इलेक्ट्रॉन को 1 प्रोटॉन जितना इफेक्टिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा था, यहाँ पर हर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 7 प्रोटॉन जितना इफेक्टिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा था। तो अगर आप इनकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो जो एवरेज वैल्यू आती है 1 और 7 की, वो क्या बनती है 4। तो इट मीन्स सिलिकॉन सोडियम और क्लोरीन जैसे स्ट्रक्चर के बिल्कुल बैन जो है वो बिहेव करता है। अब हमने स्ट्रक्चर तो स्टडी कर लिया और इसमें देखा जो सिलिकॉन है वो एक एवरेज बिहेवियर शो कर रहा है सोडियम और क्लोरीन के दरमियान। अब ये जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है सॉलिड्स का, ये काफ़ी डाइवर्स बिहेवियर था। यानी आपने देखा कि कहीं पर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहीं पर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं और कहीं पर सेमी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस डाइवर्स बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट थ्योरीज़ इस्तेमाल होती रहीं। तो मेटल के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी थी जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहा जाता था। वो मेटल के बिहेवियर को तो बहुत ईजीली एक्सप्लेन करती थी, लेकिन बाकी जो इंसुलेटर्स हैं या जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनके बिहेवियर को सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो एनर्जी बैंड थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसने डाइवर्स बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स टुवर्ड्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली एक्सप्लेन किया और बड़ा कम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया। इस थ्योरी के मुताबिक जब आप सॉलिड की बात करते हैं तो आप सैंपल ऑफ सॉलिड की बात करते हैं जिसमें एक एटम मौजूद नहीं होगा, कई एटम्स मौजूद होंगे। तो अगर हमारे पास एक ऐसा सैंपल है जिसमें n एटम्स मौजूद होंगे तो हर एटम का एक जो एनर्जी लेवल होगा वो n सब लेवल्स में डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो सब लेवल्स होंगे ये इतने क्लोजली स्पेस होंगे, यानी एक एनर्जी लेवल दूसरे एनर्जी लेवल के इतना करीब हो जाएगा कि ऐसा लगेगा कि ये पूरा का पूरा एक कंटिन्यूस एनर्जी बैंड है। यानी ये पूरी की पूरी एक रेंज ऑफ एनर्जीज आपके पास आ जाएगी एक ही शेल के अंदर। तो उसको आप एनर्जी लेवल नहीं कहेंगे, एनर्जी बैंड कहेंगे। अब जो वैलेंस शेल होता है वहाँ पर 2 बैंड्स होंगे, एक होगा वैलेंस बैंड और एक होगा कंडक्शन बैंड। अब ये जो वैलेंस बैंड की एनर्जी है उसको हमने EC से ज़ाहिर कर दिया और कंडक्शन बैंड की एनर्जी को EV। अब बैंड का मतलब पूरी की पूरी रेंज थी, तो कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज़्यादा होती है, वैलेंस बैंड की एनर्जी उससे कम होती है। तो कंडक्शन बैंड की एनर्जी का जो मिनिमम लेवल है, यानी जो इसका ये लोअर पोर्शन है, और जो वैलेंस बैंड का अपर पोर्शन है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको एनर्जी बैंड गैप कहा जाता है। इंसुलेटर में वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड होता है, कंडक्शन बैंड खाली, क्योंकि हमने देखा था इंसुलेटर्स के अंदर जैसे क्लोरीन की बात की थी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है, यानी उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को या एटम को लीव कर सकें, और बीच में एक लार्ज गैप है। इसका मतलब है अगर कोई वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है तो उसको 6 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए, और अगर आप सॉलिड की बात करें तो उसमें तो कई बिलियन ट्रिलियंस एटम मौजूद होंगे। कंडक्टर्स में अगर आप देखें, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप करते हैं। तो ओवरलैप करने का मतलब है इनके दरमियान कोई फिजिकल डिस्टिंक्शन नहीं, हर इलेक्ट्रॉन हर वक्त कंडक्शन के लिए फ्री है और इजीली कंडक्शन कर सकता है। और अगर आप सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स में वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के दरमियान जो बैंड गैप होता है वो एक नैरो होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब। सिलिकॉन के लिए ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
और जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के राउंड अबाउट होता है। अब अगर आप सेमीकंडक्टर्स का बिहेवियर देखें, प्योर सेमीकंडक्टर्स का, 0 केल्विन पे किसी इलेक्ट्रॉन में इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सके। यानी 0 केल्विन आपको पता है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर है। तो इसका मतलब है यहाँ पर वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड होगा और कंडक्शन बैंड एम्प्टी हो जाएगा, यानी बिल्कुल ये इंसुलेटर वाली सिचुएशन होगी 0 केल्विन पे। लेकिन जब रूम टेम्परेचर पे आप पहुँचेंगे तो रूम टेम्परेचर पे ऐसा होता है कि बाहर से जो हीट मिलती है वो सिलिकॉन के बॉन्ड को ब्रेक कर देती है। अभी हमने कहा सिलिकॉन या जर्मेनियम का जो बैंड गैप है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के राउंड अबाउट है। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो सूरज से आने वाली जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती हैं उनमें एनफ एनर्जी होती है। जो इंफ्रारेड रेंज है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी होती है। विजिबल लाइट में उससे भी ज़्यादा होती है और अल्ट्रावायलेट में उससे ज़्यादा एनर्जी होती है। तो अगर ये एनर्जी सेमीकंडक्टर के एटम्स अब्जॉर्ब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से जंप करके कहाँ पर चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। अब इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड के ब्रेक होने से एक इलेक्ट्रॉन पैदा होगा कंडक्शन बैंड में, और वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, बाउंड इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को होल कहा जाता है। और होल पे जो चार्ज होता है इफेक्टिव वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जितना होता है, लेकिन जहाँ पर भी आपको पता है नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी पैदा हो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पैदा होता है। तो इसका मतलब है अब एक बॉन्ड के ब्रेक होने से एक इलेक्ट्रॉन और एक होल पैदा हो गया। इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर पैदा हो गया और एक नेगेटिव चार्ज कैरियर पैदा हो गया। तो इसका मतलब अब कंडक्शन स्टार्ट हो सकती है। लेकिन सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स या होल्स मौजूद नहीं होते कि एक कंसिडरेबल करंट इसके अंदर से पास हो सके। तो ये आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने ये देखा कि सबसे इफेक्टिव मटेरियल जो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन को ग्रिप कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को, होल्स की मूवमेंट को, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसको हम फर्दर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, तो आप इसको जो है रिवाइज़ करें। इस लेक्चर से रिलेटेड जो रेफरेंस बुक हम यूज़ कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और स्लाइड इसका राइटर है। 9th एडिशन इसका गूगल लिंक ड्राइव में मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसकी सॉफ्ट कॉपी। और उसके अलावा मज़ीद भी 1-2 उसके अंदर बुक्स मैंने ऐड कर दी हैं। तो इसको रिवाइज़ कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम जो है वो हम फर्दर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।